और बीएनपी के चेयरपर्सन तारिक रहमान अब बनने जा रहे हैं इस मुल्क के अगले प्रधानमंत्री, यहाँ के वजीर आजम। और ये एक जेवीपी मोमेंट है बांग्लादेश का। नमस्कार, आदाब। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट। और मेरे पीछे ये जो पोस्टर्स आप देख रहे हैं, ये हैं बांग्लादेश की राजधानी ढाका के निर्वाचन आयोग के मुख्यालय में लगी हुई। बांग्लादेश से हम पिछले कुछ दिनों से आपके लिए रिपोर्ट्स लेकर आ रहे हैं और आज ये शुक्रवार की सुबह एक नई सुबह है बांग्लादेश के लिए। 13 फरवरी को अब जबकि तय हो गया है कि यहाँ सरकार बनने जा रही है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी की। वो बीएनपी जो पहले भी सरकार में रही लंबे वक्त तक, लेकिन ये चुनाव बहुत अलग थे। और बीएनपी के चेयरपर्सन तारिक रहमान अब बनने जा रहे हैं इस मुल्क के अगले प्रधानमंत्री, यहाँ के वजीर आजम। बीएनपी को स्वीपिंग विक्ट्री हासिल हुई है। जो भी नतीजे ट्रेंड्स आए, 210 का आंकड़ा उन्होंने पार कर लिया है। यहाँ के संसद में 300 सीटें हैं, जिनमें 299 सीटों पर यहाँ पर वोटिंग हुई थी। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी भारी तादाद से बीएनपी को जीत मिली है। पहली दफ़ा नहीं है जब 2/3 मेजॉरिटी से बीएनपी जीत रही है, तीसरी दफ़ा होगा ये। और यहाँ इन चुनावों में हालांकि अवामी लीग को कॉन्टेस्ट करने की इजाज़त नहीं थी। शेख हसीना की पार्टी, शेख हसीना पूर्व प्रधानमंत्री जिनका तख्ता पलट हुआ अगस्त 2024 में, और भारत में जाकर निर्वासन में रहने को वो मजबूर हुई। थोड़ा सा सुबह यहाँ का माहौल दिखाती हूँ आपको। इलेक्शन कमीशन में ये जो आप मेरे पीछे बोर्ड पर हरे, पिंक, वाइट नोट्स देख रहे हैं, ये सारे वो सीटें हैं जिनकी घोषणाएं हो चुकी हैं कि किसमें किसको कितनी वोट मिली है। और सबसे ज़्यादा दिलचस्पी, उत्सुकता नज़र आ रही है जब लोग आते हैं तो एक फ़ोटो यहाँ ज़रूर लेते हैं ढाका 17 सीट की, क्योंकि वो सीट है जहाँ से तारिक रहमान जीत कर आ रहे हैं। ढाका 17 सीट पर जीत रहे हैं, लेकिन यहाँ जो संदेशा गया है जमाते इस्लामी को, उनकी जो अलायंस कोalition है, गठबंधन, गठजोड़ लेकर वो इन चुनावों में उतरे थे, उनको करीब 70 सीटें हासिल होती हुई नजर आ रही हैं। 11 पार्टियों का उनका जो गठजोड़ है उसमें शामिल है एनसीपी यानी कि नेशनल सिटीजन्स पार्टी। ये वो पार्टी है, आपको याद दिला दें, जिसका जन्म हुआ है उसी जन आंदोलन से, जेनजी मूवमेंट से, और इसका नेतृत्व कर रहे हैं नाहिद इस्लाम। इस पार्टी को करीब 30 सीटें दी गई जमात की तरफ से इस गठजोड़ में। 30 में से अभी तक 6 सीटों पर ही वो जीत हासिल कर पाई है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि नाहिद इस्लाम को एक नुकसान हुआ जमात के साथ हाथ मिलाने की वजह से, क्योंकि जमात को लेकर लगातार बहुत चिंताएं जताई जा रही हैं, खास करके महिला वोटरों में, बांग्लादेश की महिलाओं में। यहाँ की महिलाएं जो हमेशा से बहुत उदारवाद रही हैं, प्रोग्रेसिव रही हैं, वोकल रही हैं, और बांग्लादेश की जो लेबर फोर्स है, वर्क फोर्स है, उसका एक अहम हिस्सा। टेक्सटाइल गारमेंट इंडस्ट्री की वजह से बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा जो है पिछले कुछ दशकों में आगे जा सकी, जिसमें महिलाओं की बहुत अहम भूमिका है। और महिलाएं बांग्लादेश की जनसंख्या की भी 51% हिस्सा हैं। तो इतने बड़े एक फोर्स को अगर ये लगने लगे कि जमात आने के बाद कहीं उनके काम करने का अधिकार तो नहीं छीन जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि उनके ऊपर उनके कपड़ों के जो हैं पूरी तरीके से शैकल्स लगा दिए जाएंगे कि आप सर से लेकर पाँव तक खुद को ढके रहें, आप घर से बाहर किसी पुरुष के बगैर आप नहीं जा सकते हैं। क्योंकि जमात इस्लामी ने अपने घोषणा पत्र में जहाँ कुछ प्रोग्रेसिव बातें करने की कोशिश की थी, ये कहा था कि हम औरतों को कभी पढ़ने से रोकेंगे नहीं, शिक्षा से रोकेंगे नहीं, लेकिन वो बार बार जिक्र कर रहे थे सेग्रीगेशन की, सेपरेट पब्लिक ट्रांसपोर्ट स्पेसेस बनाने की, सेपरेट पब्लिक एजुकेशन स्पेसेस बनाने की।
ऐसा नहीं होता है। बांग्लादेश में महिला पुरुष एक साथ निकलते हैं, कंधे से कंधे मिलाकर काम करते हैं। हाँ ठीक है, समाज, हर देश का समाज जो है वक्त के साथ ज़रूर बदलता है, लेकिन 1971 की जो पूरी लड़ाई थी, जिसमें भाषाई, सांस्कृतिक पहचान, इन तमाम चीज़ों को लेकर लोग निकले थे और उस वक्त के जो है पाकिस्तान के शासकों से उन्होंने अपनी आज़ादी हासिल की। तो बांग्लादेश कल्चरली, सोसाइटली, सामाजिक रूप से हमेशा से एक बेहद दिलचस्प मुल्क रहा है और इसीलिए नाहिद इस्लाम के लिए भी शायद ये संदेशा होगा कि अगर वो प्रोग्रेसिव वैल्यूज़ को लेकर आगे बढ़ते। नाहिद इस्लाम ने चुनावों के ठीक पहले इनफैक्ट एक राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में ये संदेशा देने की कोशिश की थी औरतों को कि आप क्या पहने, ये आपकी आज़ादी होगी और हम अफ़गानिस्तान नहीं बनेंगे, हम तालिबान नहीं बनेंगे, हम तुर्की, मलेशिया जैसे देशों के एग्जाम्पल्स को फॉलो करेंगे जो धर्म के साथ साथ जो हैं उदारवाद को लेकर चलते हैं, लिबरल हैं, प्रोग्रेसिव हैं, लेकिन रिलीजियस भी हैं। ये संदेशा तो फिलहाल रिजेक्ट हो गया है, लेकिन तारिक रहमान जिन्होंने कि लोगों से अपील की थी और जब चुनाव काउंटिंग हो रही थी गुरुवार देर शाम को बीएनपी के सोशल मीडिया पोस्ट पर, प्लेटफॉर्म्स पर ऑलरेडी बीएनपी की विक्ट्री, बीएनपी की जीत को लेकर संदेशा डाल दिया गया था। तारिक रहमान ने लोगों से अपील की थी कि बहुत ज़्यादा जो है आप जश्न ना मनाएं, क्योंकि हो सकता है, एक आशंका थी कि नतीजे अगर जमात के खिलाफ जाते हैं, उनके जो कट्टर जो गठजोड़ के साथी हैं खिलाफत जैसे, कहीं ज़्यादा ब्लडशेड ना हो, पोस्ट पोल वायलेंस, हिंसा देखने को ना मिले। और चुनाव आयोग की तरफ से एक कल नोटिस जारी करके कहा गया था देश भर के लोगों को कि चुनाव चूंकि हो गए और अगस्त 2024 के बाद अब बांग्लादेश को एक नया प्रधानमंत्री मिलने जा रहा है। 18 महीनों से यहाँ कोई प्रधानमंत्री नहीं था, तो चुनाव आयोग ने लोगों से कहा है कि आप शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद सब इस देश में, देश की शांति के लिए अच्छे से चुनाव हुए हैं उसके लिए जाकर आप दुआ करें और जो भी लोग जिस धर्म के हैं वो अपने अपने आप मंदिरों में, चर्चेज़ में जाकर आप अपना मत्था टेकें। देखिए, यहाँ यूरोपियन इलेक्शन कमीशन की जो मिशन है, फॉरेन ऑब्जर्वर्स आए हुए थे बांग्लादेश चुनावों में, वो लोग भी यहाँ पर आ गए हैं, आपको दिखाती हूँ मैं। और यूरोपियन देशों के साथ साथ यहाँ पर दूसरे मुल्क भी बहुत सारे मौजूद थे जो आए हुए थे। तो चुनावों को लेकर खबरें ज़रूर आ रही थी वायलेंस की, 300 से ज़्यादा, लेकिन वो उतने मेजर नहीं थे, किसी की जान जाने की बात नहीं थी, स्कफल्स हुए थे। तो चुनाव आयोग ने कहा कि बाय एंड लार्ज शांतिपूर्ण रहा मतदान और 61% के करीब वोटर टर्नआउट बताया जा रहा है। तो इन अ वे इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि श्रीलंका के चुनावों को मैंने कवर किया था और ये एक जेवीपी मोमेंट है बांग्लादेश का। श्रीलंका, जहां मार्क्सिस्ट नेता अनुरा कुमार दिसनायके, उन्होंने वहां की जो डिनेस्टी पॉलिटिक्स वाली राजपक्सा परिवार वाले पार्टियां हैं, ओल्ड गार्ड्स को हराया और 2/3 बहुमत के साथ संसद में आए। तो आज बांग्लादेश में तमाम चुनौतियां निश्चित रूप से मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर पोस्ट करके बधाई दी है तारिक रहमान को और जल्द ही जो है वो फ़ोन पर बातचीत भी करेंगे, ये बताया जा रहा है तारिक रहमान से। भारत और बांग्लादेश के बीच पिछले कुछ वक्त से हमने देखा कि रिश्ते बहुत ख़राब हो गए थे, लेकिन जब बेगम खालिदा जिया, जो कि तारिक रहमान की माँ हैं और स्वर्गीय प्रधानमंत्री हैं, जब उनका निधन हुआ तो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर बांग्लादेश में आए थे। उन्होंने तारिक रहमान के साथ मुलाकात की थी, कंडोलेंस मैसेजेस दिए थे। भारतीय संसद में अभी बजट सेशन के शुरुआत में ही हमने देखा कि उनके लिए कंडोलेंस मैसेज भी पास किया गया। तो कुछ अर्ली कॉन्वर्सेशंस इनिशिएट ज़रूर किए गए बीएनपी के साथ। पहले भी भारत ने काम ज़रूर किया है एंड डेफिनेटली बीएनपी वाज अ चॉइस दैट इंडिया वुड हैव प्रेफर्ड। जमात आने से मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ती इस रिश्ते में, तो भारत की तरफ से भी कोशिशें होंगी कि इस रिश्ते को स्थिरता दी जाए। हालांकि भारत में याद हो कि अभी असम के चुनाव हैं, पश्चिम बंगाल के चुनाव हैं, जहां अफसोसनाक बात है कि घरेलू राजनीति में आप सोचते नहीं है कि विदेश नीति पर क्या असर पड़ता है जब जब आपके नेता जाकर बांग्लादेशियों के खिलाफ
उलझुल बातें करते हैं, उनको टर्माइट्स कहते हैं, उनके लिए अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उससे रिश्ते ख़राब होती हैं। लेकिन ओवरऑल जहाँ तक विदेश नीति का सवाल है, तारिक रहमान अब अपनी टीम को तैयार करने में जुट गए हैं और आने वाले कुछ दिनों में हम देखेंगे कि उनका कैबिनेट जो है वो तैयार हो जाएगा उनके साथ, क्योंकि वो 2008 से लंदन में थे। उन पर बहुत सारे गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज किए गए थे शेख हसीना के शासनकाल में। जब वो शेख हसीना की सरकार गई, अंतरिम सरकार आई मोहम्मद यूनुस की, जो केसेस ड्रॉप हुए, उसके बाद जाकर जो है तारिक रहमान की वापसी हुई थी पिछले साल दिसंबर में। और उनकी वापसी के कुछ दिनों बाद ही उनकी माँ बेगम खालिदा जिया चल पड़ी थी। उनके पिता जियाउर रहमान बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। तो ये एक ऐसा पहला चुनाव है जहां जो बांग्लादेश की जो दो लीडिंग लेडीज़, दो लीडिंग बेगम, ना खालिदा जिया थी ना शेख हसीना है। 1991 से लगातार जो शासन है वो बीएनपी और अवामी लीग के बीच ही रहा। 91 से 96 बीएनपी रही, 96 से 2001 जो है अवामी लीग, उसके बाद फिर बीएनपी की वापसी हुई जहां ब्रीफली उनके साथ जमात उस सरकार का हिस्सा रही, और फिर 2008 से 2024 तक सरकार रही अवामी लीग की। तो ऐसे में मोहम्मद यूनुस ने कहा कि ये बांग्लादेश की लोकतंत्र के लिए एक जन्मदिन है, क्योंकि यहाँ लोगों की जो गुस्से हैं, शेख हसीना के खिलाफ फांसी की सज़ा सुनाई गई है। उनका कहना है कि शेख हसीना ने यहाँ डेमोक्रेसी को पूरी तरीके से दबोच कर रख दिया था और अपने विरोधियों को कोई जगह नहीं दी थी राजनीति में, वो तानाशाह बन गई थी। जितने भी लोगों से हम बात कर रहे थे चुनावों के दौरान, वो बार बार यही कह रहे थे, वो ऐसा बांग्लादेश चाहते हैं जहाँ लब आज़ाद हो, बोलने की आज़ादी हो, जहाँ लोग एक तरीके से एक साथ मिलकर बराबर हक से रह सके। तो एक नया बांग्लादेश के निर्माण की उम्मीद, वादे और दावे के साथ अब बन रही है यहाँ पर बीएनपी की सरकार। बाकी की जो खबरें हैं, बाकी की जो अपडेट्स हैं, वो भी मैं आप तक पहुँचाऊँगी। जो रिपोर्ट्स हमने यहाँ से फाइल किए हैं, पब्लिश किए हैं, वो ज़रूर देखिए। आप पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपना बेल आइकन नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए तमाम अलर्ट्स के लिए। फ़िलहाल के लिए नमस्कार, आदाब, नमस्कार फ्रॉम ढाका।